वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और लगभग अंतिम मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी ग्रेविटेशन में मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पर। सैटेलाइट क्या है, कैसे मूव करता है, क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, कब वो एस्केप कर जाता है, कब उसका पाथ किस ट्रेजेक्टरी का नेचर क्या होता है और उसकी टोटल एनर्जी कैसी होती है, कब तक वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड रहता है। इन सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार कहूँगी कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। हम जानते हैं सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करे। जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करने वाली ऑब्जेक्ट सैटेलाइट कहलाती है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, और मून की खास बात क्या है कि नियरली 27.3 डेज में वो अर्थ का एक चक्कर तो पूरा लगाता है और उसकी एक्सियल रोटेशन अपनी एक्सिस पर भी वो लगभग इतना ही टाइम लेता है पूरा एक चक्कर घूमने में। सैटेलाइट्स सबसे पहले रशियंस ने लॉन्च किए थे। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था और इंडिया ने रशियन सॉइल से ही वहीं से जो लॉन्च किया था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। तो आर्यभट्ट अपना सबसे पुराना सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट के बाद इनसैट 1A 1B बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े गए। इनका काम क्या होता है, वेदर फोरकास्ट, रिसर्च वर्क में, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सैटेलाइट की स्पीड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एनर्जी क्या है, उसका पाथ कैसा है। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड या किस स्पीड से वो घूमते हैं अर्थ के चारों ओर। आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर किसी हाइट से ड्रॉप कर दी जाए तो उसका पाथ क्या होता है, सीधे वो नीचे आती है, लीनियर पाथ। और अगर किसी डायरेक्शन में फेंकी जाती है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। और तेजी से फेंकी जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, एलिप्टिकल। और अगर ज़्यादा तेज़ी से और उसके बाद भी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर। यही इलिप्टिकल पाथ को हम लोगों ने केपलर्स लॉज में पढ़ा था कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल पाथ पर, और सन इलिप्स के जो दो फोकाई होते हैं F1 F2 किसी एक फोकस पर है। ठीक वैसे ही अर्थ से जो प्रोजेक्ट किया जाने वाला पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है, उसके कैसे पाथ होंगे वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ऑर्बिटल स्पीड, अर्थ से किसी भी दूरी पर कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च किया जाता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमको ये पता है कि अगर अर्थ जो है वो इस तरीके से मैं बनाऊं कि ये है अर्थ और अर्थ की रेडियस r है, यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस r है, ठीक है। और इससे अगर कुछ हाइट पर एक सैटेलाइट इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है m मास का, तो ये डिस्टेंस जो है उसको हम लोग स्मॉल r से लिखते चले आए हैं। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r इक्वल टू r प्लस h, यही तो हाइट है ना, h, ठीक। इस पर लगने वाला सर्कुलर मोशन, यहाँ पर अगर इसका पाथ हम सर्कुलर माने, यूँ तो हम इलिप्टिकल मानते हैं, लेकिन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो रेशियो है वो बहुत कम 0.99, तो उसको कैलकुलेशन भी इजी हो जाते हैं। अगर हम पाथ को सर्कुलर मान लेते हैं तो सारे कैलकुलेशन अधिकतर सर्कुलर मान के दिखाए जाते हैं बुक्स में। हाँ, तो अगर इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर है तो सर्कुलर पाथ हमने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है, अर्थ से ये m डिस्टेंस, m मास की ऑब्जेक्ट r डिस्टेंस पर है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसके
along the line joining two masses. सेंट्रल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर अपॉन आर। अब जैसे ये अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए तो ये सब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी और रेडियस तो ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो ये टेंजेंशियली इसी सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट अगर सैटेलाइट है वो घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना है। कहाँ से मिलता है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? GMM अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम देखते हैं कि जो VO है, एक तो ये M और M कैंसिल हो गया, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। क्या आ रहा है? VO स्क्वायर GM अपॉन आर, तो VO कितना हो जाएगा? अंडर रूट GM अपॉन आर। बस यही है, क्या कहलाती है इसे? ये सब आता है डिराइव द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। आपको करना क्या है? बस सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिल रहा है, तो आपने उससे VO कैलकुलेट कर दिया। और ये प्रूव दैट द ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट। कहीं आ रहा है इसमें सैटेलाइट का मास? ये मास किसका है? अर्थ का, उस प्लैनेट का। और फॉर वेरी नियर या क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो हम क्या मानेंगे कि जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 0, तो r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली r के। तब क्या हो जाएगा? VO की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट GM अपॉन r। अर्थ की सरफेस पर हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक इतने सारे वीडियो बना चुकी हूँ कि GM इक्वल टू GR स्क्वायर होता है। तो ये किसी भी प्लैनेट का मास और रेडियस रख के उस प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उस प्लैनेट के लिए उसके चारों ओर घूमने पर नियर द प्लैनेट कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, और अर्थ के लिए हम अर्थ का मास और रेडियस रखेंगे। इसी का दूसरा फार्मूला कैसे बन सकता है? अगर हम ये रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? GR स्क्वायर अपॉन R, दैट इज अंडर रूट GR। हाँ, और इसकी वैल्यू रखेंगे अगर, तो वो कितना आता है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि जो GM और R तीनों ही तो कांस्टेंट्स है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और G, या एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं तो देखिए G होता है 9.8 इंटू R होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 9.8 को हम लोग और 6.4 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो आप देखिए 98 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब आप देखो यहाँ पर ये 98 49 टू जाएगा तो ये 7 बाहर आ जाएगा, इसका 8 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 बचेगा 49 इंटू रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो आप 8 7 जा 56 इंटू रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यही वैल्यू हो जाती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। हाँ, अगर इसको और बढ़ाया जाए और इतना कर दिया जाए कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर निकल जाए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। पिछले वीडियो में पूरी चर्चा इस पर हुई है। क्या है अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी? तो उसकी वैल्यू है V इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से फेंकी जाती है तो वो दोबारा लौटकर अर्थ की सरफेस तक या अर्थ तक नहीं आती, वो ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाती है। तो क्या है डिफरेंस, क्या है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी? कभी कभी ये अगर पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि VO का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अंडर रूट GM अपॉन R, यह है सब फॉर वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? रूट 2 GM अपॉन R।
इसका मतलब क्या हो गया कि VO अपॉन VE किसके बराबर हो जाएगा 1:√2। तो अगर कोई पूछे डिफरेंस इन VE एंड VO तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे √2 - 1 इंटू √GM अपॉन R होगा ना। ये वैल्यूज़ में आप डायरेक्ट इससे डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। तो दैट इज़ 11.2 - 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अब एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्ट की जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी जब वो बहुत दूर चली जाएगी अर्थ से। तो मान लिया वहाँ पर उसकी स्पीड अगर v है तो हम कैसे लिखेंगे, उसकी स्पीड की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ½ हो जाएगी। ये किसके बराबर होगी, जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट की गई माइनस जो स्पीड होती है एस्केप करने के लिए, यही तो होगा ना भाई। ये जो काइनेटिक एनर्जी जहाँ ऑब्जेक्ट पहुँचेगी वहाँ किस ये काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ एस्केप फॉर मिनिमम वेलोसिटी सो दैट बॉडी कैन एस्केप। बस इतना फंडामेंटल आपको याद रखना सवाल सॉल्व में। कैसे सॉल्व हो जाएगा, आप देखते हो कि ½ mv² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ½ mv प्रोजेक्टेड स्क्वायर माइनस ½ mve²। ½ m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा तो v² किसके बराबर हो जाएगा, या v मैं निकालूंगी तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3ve, थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की, और माइनस ve² तो कितना आ जाएगा √8ve। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से छोड़ी गई तो 11.2 है। इसकी वैल्यू जितनी भी आ जाए नियर अबाउट 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। आप चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी उसका रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी से कैसे है। अब आइए चर्चा करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे डिफाइन करेंगे, उस सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट घूमने में जितना टाइम लगा। अब अर्थ मान लीजिए अगर ये है और अर्थ के चारों ओर वो घूम रहा है, ये r रेडियस है, ये h हाइट है और ये ऐसे है ना। तो अगर ये m मास का सैटेलाइट ऐसे चल रहा है v_o वेलोसिटी से, तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एक चक्कर में कितना टाइम चलेगा, सर्कुलर पाथ माना है तो सरकमफेरेंस 2πr, और किस स्पीड से चल रहा है v_o से, तो अपॉन v_o लिख दिया। क्या होता है v_o ऑर्बिटल स्पीड है ना। और देखिए ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये उसका सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। अब इससे देखिए 2πr और नीचे क्या हो जाएगा √gm/r। ये √r अगर हम ऊपर ले जाके लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2πr इंटू √r अपॉन √gm। ये r⁻1 है और ये r की पावर ½ है। इसे कैसे लिखा जा सकता है, t = 2πr⁻³ अपॉन √gm। 1½ कितना होता है 3/2। और भी लिखने का ढंग क्या है, इसे लिख सकते हैं 2π √r³ अपॉन gm। कैसे लिख दिया, ये रूट भी तो ½ है तो ½ पूरा एक साथ कर लिया r³। ये सब इस तरीके से मान लीजिए डायरेक्ट ये रिलेशन लिखा है तो आया सब यहीं से है। अब ये भी फॉर सैटेलाइट्स वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस है ना, तो हम क्या लिखेंगे h को 0 मान लेते हैं। तो अब हमारे पास जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो t = क्या हो जाएगा 2π √r³ अपॉन gm।
वही जी एम इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर रख सकते हैं ना। अर्थ की सरफेस पर स्मॉल जी इसमें होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना हो जाएगा ये देखिए आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। इससे क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस कितना होता है, याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है तो ये 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, आर रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस पर, उसके बहुत पास। इसकी वैल्यू आती है 84.6 मिनट्स। याद रखिएगा, यह है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस। हाँ, अब अगर इस फॉर्मूले से कोई आपसे पूछे केपलर्स लॉ कैसे डिफाइन करोगे, केपलर्स लॉ देखिए यहाँ पर कैसे छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर आप टी स्क्वायर करोगे तो 2 पाई जी एम ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना। अगर आप इस रिलेशन को देखोगे तो इस रिलेशन में आप क्या पाते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, तो अब आप देखोगे कि ये टी स्क्वायर इधर हो जाएगा और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम बचेगा और इसका स्क्वायर क्या देगा, आर क्यूब। तो ये पूरी ब्रैकेट वाली क्वांटिटी कांस्टेंट ही तो है। थर्ड लॉ ऑफ केपलर क्या पढ़ा था, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इससे आपने ये चीज़ कैसे डिराइव कर ली, आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस और उसका डिस्टेंस इलिप्टिकल पाथ के लिए केपलर लॉ में, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू है एवरेज डिस्टेंस कह लीजिए, मीन डिस्टेंस कह लीजिए प्लैनेट की और सन के बीच की, उसका क्यूब है आर क्यूब। इस तरीके से टाइम पीरियड भी डिराइव करते हैं। देखा था कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कहा जाता है, प्रूफ करो, जिसमें टाइम पीरियड के रिलेशन को डेंसिटी के टर्म्स में लिखा गया है। तो डेंसिटी इंटू टी स्क्वायर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कितना है ये पता लगाओ। तो पहले तो डेंसिटी के टर्म्स में लिख ले। टाइम पीरियड को डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हमें पता है ये 2 पाई है, ये अंडर रूट आर क्यूब है और अपॉन जी एम है। तो जी तो वैसे लिखा रहे हैं, तो एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये क्या है, अर्थ के मास की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब रो। और अगर वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर क्यूब की जगह कैपिटल आर क्यूब। इतना तो आ गया समझ में। अब आप देखो यहाँ पर हम 2 पाई को भी अंदर ले आए या टी स्क्वायर कर दें, चलिए ठीक, टी स्क्वायर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो आर क्यूब और नीचे जी 4 पाई आर क्यूब रो। ये वाला 3 जो अपॉन वाला है ये इंटू ऊपर जाके 3 हो जाएगा, है ना। बस 4 पाई आर क्यूब कैंसिल हुआ। देखिए इंटरेस्टिंग रिलेशन, टी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ऊपर तो 3 पाई बचा, ठीक है, और नीचे कितना बचा, 0। तो t इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन 0। यहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की डेंसिटी के टर्म्स में अगर ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट रो टी स्क्वायर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो टी स्क्वायर। यहाँ से देखो रो टी स्क्वायर ले जाओगे तो ये कितना बचेगा, 3 पाई अपॉन जी। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3.14 अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर प्लस 11, ऊपर कर दिया मैंने, नीचे -11 होता है। इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू आएगी 1.41 इंटू 10⁻11 और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर रो टी स्क्वायर है, रो की क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और टी स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ये वैल्यू आपको याद रखनी और ये टाइम पीरियड का एक रिलेशन। अब देखिए चर्चा करते हैं एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट के लिए। जब कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, किसी प्लेनेट के चारों ओर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम, जो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी है, वो कितना होता है। तो फिर से हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ mv/o²। vo क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, हाफ mv/o की जगह gm/r, vo रूट gm/r होता है, तो ये इतना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है -gmm/r। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी gmm/2r, gmm/2r और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -gmm/r। देख रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी आएगी, gmm, ठीक, 1/2 -1 दैट इज -gmm/2r। ये जो आपके पास टोटल एनर्जी आई, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला है वो यही तो है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिख दो x, तो क्या यही टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, बस साइन क्या है नेगेटिव। तो हम टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, -x। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, अब आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2x। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी अगर +x है तो याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में वैल्यूज़ गिवन होती, जितनी काइनेटिक एनर्जी है बस उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, बस वही टोटल एनर्जी है, और माइनस वाले का ट्वाइस कर दो तो वह कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। सम करके भी चेक कर लीजिए, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, -2x + x क्या देगा, -x। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो उसकी भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और यही ग्रेविटेशन में भी है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका सेंस क्या बनता है, निगेटिव होने का मतलब है कि वो सैटेलाइट है बाउंड अर्थ सिस्टम से। सैटेलाइट और अर्थ के बीच का जो सिस्टम है, सैटेलाइट इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। जैसे कोई किसी को अगर कुछ पैसा उधार दे देता है तो बार बार चक्कर काटता है कि कब वो पैसे देगा, बस वही यहाँ पर कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर बाउंड है मूव करने के लिए, और सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जब तक वो ग्रेविटेशन फील्ड में है, चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन की वजह से साइन क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी अगर पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, तब तो पॉजिटिव होती है, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की एनर्जी लिखनी होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन एनर्जी का साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों ओर बाउंड कर रहा है। हाँ, जब उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाता है कि वो पाथ उसका चेंज होने लगता है, और अगर उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी पर हो जाए तब क्या होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी। यहाँ तक इस टोटल एनर्जी के लिए उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। ये देखिए vo ही तो है √gm/r से,
ध्यान रखिए कि अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी बढ़ाकर वी कर दी जाए, टोटल एनर्जी 0 आएगी। उल्टा भी आप चेक कर लीजिए, चाहे सीधा वी से चल रही है टोटल एनर्जी निकालिए, या अगर उसकी टोटल एनर्जी 0 है तो इस वेलोसिटी क्या होगी। आप देख सकते हैं कि इफ़ v इज़ वी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। आप देखिए हाफ m और वी कितनी होती है, वी की वैल्यू √2gm/r² है, तो ये मैं हटा दूं। आपके पास देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है, mgm/r। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी mgm/r आ रही है तो आप इसको अगर आप रखते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, काइनेटिक एनर्जी है +mgm/r, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, खुद आप चेक कर सकते हैं, 0 हो गई। टोटल एनर्जी 0 का मतलब वो सैटेलाइट एस्केप कर गया। टोटल एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव और 0 का मतलब है अनबाउंड, एस्केप कर गया मतलब अनबाउंड हो गया। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव होती है तब भी वो अर्थ के सिस्टम को, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो टोटल एनर्जी 0 और पॉजिटिव का मतलब सैटेलाइट इज़ नॉट बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जब तक वो नेगेटिव है तब तक सैटेलाइट बाउंड है टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। आइए अब चर्चा करते हैं कि कोई मास m किसी सैटेलाइट से जो अर्थ के चारों ओर r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो एज पर स्पीड ऑफ मास उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका रास्ता क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर इस फिगर में अब आप देखिएगा, ये अगर अर्थ है, अर्थ से r डिस्टेंस ऊपर ये एक मास है, ठीक है, इस मास m मास है, और इस m मास को अगर v स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसको मैंने रेड से v दिखाया। ये पहला केस मैं जब लूँगी तो फर्स्ट केस के लिए मैं लूँगी कि फ्री फॉल हो रहा, उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये फ्री फॉल देखिए, ये लाइन दिखाई गई है, ये फर्स्ट केस है। और फर्स्ट केस में आप देखते हैं कि v = 0 और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी प्लस ½ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो टोटल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, -gmm/r, और उसका पाथ कैसा होगा, लीनियर पाथ। कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा कि नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं कि अगर फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल में वर्टिकली डाउनवर्ड उसका पाथ हो रहा है अर्थ की सरफेस पर। यह है फॉर v = 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। सेकेंड केस क्या बनेगा, सेकेंड केस के लिए कि अगर उसकी जो स्पीड है वो लेस देन v0 और ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या है, अगर उसको थोड़ी स्पीड दी गई तो देखिए ये है सेकेंड पाथ, तो उसका ट्रेजेक्ट्री का पाथ क्या होगा, अगर नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, यहाँ है जैसे ये लीनियर। तो अब इस जगह पर आप देखेंगे कि फॉर द केस v अगर वो बहुत कम है तो उसका पाथ होता है पैराबोलिक। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, कुछ स्पीड से आप फेंकते हैं किसी पत्थर को तो पैराबोलिक पाथ बना के तो गिरता है अर्थ की सरफेस पर। तो ये भी अर्थ की सरफेस पे गिर रहा है, ये देखिए अर्थ की सरफेस को टच कर रहा है, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। और इसी केस में दूसरा केस और भी बनता है कि अगर v ऑर्बिटल स्पीड से कम है लेकिन हाँ इस वाले v से ज़्यादा है, तो अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर ज़्यादा हो गया तब कैसा होता है, उसका पाथ ऐसा होगा कि वो एलिप्टिकल होगा। और जैसे एलिप्स में होते हैं ना 2 फोकस, तो यहाँ पर अर्थ अगर है तो वो पाथ जो है वो ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे फेंका गया है ना। ये अगर अर्थ है तो ये इस तरीके का, ये देखिए इस वाले एलिप्स में अर्थ की ये पोजीशन शो की गई है, ठीक। तो इस तरीके से उसका पाथ होगा एलिप्टिकल।
अब आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में अगर उसकी स्पीड है v इक्वल टू वी ओ मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पीड जब हो जाती है तो पाथ देखिए रेड कलर से दिखाया गया कैसा हो जाता है, सर्कुलर। और इस समय जो उसकी vo स्पीड है तो हम उसकी टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि vo की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इस समय। E की वैल्यू ये तो है माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस GM अपॉन R प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ M और VO स्क्वायर, VO की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट GM अपॉन R, तो इससे कितना हो जाएगा, हाफ GMM अपॉन R। तो कितनी आ जाती है टोटल एनर्जी, वही निगेटिव वैल्यू माइनस GMM अपॉन 2R। कोई पूछे V इक्वल टू VO पर नेचर ऑफ पाथ कैसा हो जाता है, तो उसका पाथ का नेचर कैसा हो जाता है, सर्कुलर। ये मैंने रेड कलर से शो किया है। अब अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो v है उसकी वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा है लेकिन एस्केप स्पीड से कम है, ये ve है एस्केप स्पीड, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी एनर्जी आपके ये देखिए रिलेशन लिखा है मैंने टोटल एनर्जी का, तो वो टोटल एनर्जी इसके लिए, इस केस के लिए आपके पास नेगेटिव रहती है और एस्केप के लिए आपके पास ये देख रहे हैं अगर ve रखेंगे तो ये वैल्यू, ये रेंज आएगी, इसके लिए ये और इस वाले के लिए ये। हाँ, अब उसका पाथ कैसा होगा, तो अब आप देखते हैं कि अब उसका पाथ होगा ये वाला जिसमें इलिप्टिकल पाथ है, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में अब उसकी पोजीशन अर्थ की देख रहे हैं कैसे है, यानी कि ये अब इलिप्टिकल पाथ ऐसा हो गया है जिसमें जो F1 F2 अगर हम डिसाइड करते थे ऐसे, तो अब अर्थ की ये पोजीशन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। पहले आप देखते थे इस वाले में तो अर्थ की F2 पे पोजीशन थी, अब यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा पॉइंट F1 और ये है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से चलने पर ये इलिप्टिकल पाथ, आउटर इलिप्टिकल पाथ। अब इसके बाद क्या होगा कि एट v इक्वल टू VE, इस केस में भी इलिप्टिकल पाथ है, आपने देखा नेचर कैसा है, इलिप्टिकल, ठीक है। और अगर हमने v इक्वल टू VE कर दिया तो हमारे पास टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई, 0। अब क्या हो गया, वो m मास अनबाउंड हो गया। अनबाउंड होने से आप देखते हैं कि अभी तक हमने सर्कुलर और इलिप्टिकल जो भी कर्व्स देखे थे वो सब क्लोज थे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला पाथ फिर से पैराबोलिक होगा, तो नेचर ऑफ द पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक। कब, जब टोटल एनर्जी 0 हो या उसकी प्रोजेक्शन स्पीड हो एस्केप स्पीड के बराबर, तो ये वाला पाथ। हाँ, लास्ट में अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेटर देन एस्केप स्पीड है, अब भी वो अनबाउंड ही रहेगा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाएगा। हाँ, अब नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा, हाइपरबोलिक। तो एस्केप वेलोसिटी पर पैराबोलिक और एस्केप से ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर हाइपरबोलिक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेलोसिटी के डिफरेंट होने पर पाथ का नेचर ओवरऑल एक साथ अगर बनाया गया है, तो ये देखिए कैसे हम बता सकते हैं कि उस m मास का कैसा पाथ होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन JEE 2013 में पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू इट्स ऑर्बिट which is at the height of 2RE, twice RE from the Earth's surface। तो इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसको सवाल को कैसे लगाएंगे कि इनिशियली जब अर्थ की सरफेस टोटल एनर्जी क्या है, तो जब वो r डिस्टेंस पर है अर्थ की सरफेस से, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, GMM अपॉन R, है ना। और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो GMM अपॉन R है और सैटेलाइट रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 0, तो बस यही टोटल एनर्जी तो है। हाँ,
फाइनल टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट हो जाएगी, ये तो अर्थ की रेडियस से यहाँ पर रखा हुआ है और फर्स्ट केस में दोबारा 2r हाइट ऊपर यहाँ से, तो डिस्टेंस स्मॉल r कितनी हो जाएगी 3r, है ना। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Gmm/3r प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m और v², तो v कितना हो जाएगा, यही जो हमारे पास निकाला गया है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू इट्स ऑर्बिट, तो ये हमारे पास हो जाएगा v²। अब आपको पता है कि जो vo ऑर्बिटल स्पीड है वो हम कैसे लिखेंगे, vo की वैल्यू होती है √Gm/r और r की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 3r, तो यहाँ हम वही रख देंगे। कितना हो जाएगा -Gmm/3r और प्लस 12mGm/3 इंटू 2 क्या लिख दें डायरेक्ट /6r, है ना। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो एनर्जी रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी टी टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, बस यही चीज़ आपको आनी चाहिए। तो फाइनल आपके पास ये है, इनिशियल ये है, उसका डिफरेंस, तो पहले इसको आप चेक कर लीजिए Gmm/ ये 6r है और ये -3r है। आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा -Gmm/6r, माइनस में बचेगा, देख रहे हैं, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा Gmm/r, दिस विल बिकम प्लस, तो कितना आ जाएगा आपके पास Gmm/r, तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ -1 है /6 और ये है +1, -1/6 और +1 कितना हो जाएगा 5/6 Gmm/r, तो इतना एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन सिंपल थ्योरेटिकली पूछा जा रहा है, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आपको याद होना चाहिए कि अगर सैटेलाइट की हम टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था -Gmm/2r। बस बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको ज़ीरो बनाने के लिए जितनी एनर्जी दी जाए। डिफाइन कैसे करेंगे, द एनर्जी गिवन टू अ सैटेलाइट और एनी बाउंड मटेरियल so that it can leave the orbit and escapes, मतलब उसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए। कितनी एनर्जी दी जानी चाहिए, बस बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी प्लस Gmm/2r, जितनी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव में है आप उतनी ही पॉजिटिव में कर दें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। सो बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी गिवन टू अ mass m or a satellite so that it escapes, वो रिवॉल्व करना बंद कर दे, कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे छोड़ दे उस रिवॉल्विंग ऑर्बिट को। सेकंड पार्ट कहता है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब हम लोग ये पता है टोटल एनर्जी निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है -Gmm/r है, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है +Gmm/2r है। तो अगर ऐसे प्लॉट करें ग्राफ जिसमें हम x एक्सिस पर तो r ले लें और ऊपर ये जो एनर्जी एक्सिस है, इस एनर्जी एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है और r से उसका कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो ऐसे होगा, है ना, दिस विल बी फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में देखा जाए तो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, अगर यहाँ से ये वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का, ये निगेटिव एक्सिस में इस तरफ, तो ये अगर है पोटेंशियल एनर्जी का तो टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा ऐसा। तो ये
ग्राफ किसके लिए होगा, टोटल एनर्जी का। आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी आर, ये 2r है और पोटेंशियल एनर्जी में ये सिंपल r है। तो ये वेरिएशन है एनर्जीज का विथ स्मॉल r। आज हमने मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे देखा कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती, टाइम पीरियड कितना होता, टाइम पीरियड का डेंसिटी ऑफ अर्थ के संग क्या रिलेशन है और उसका पाथ कैसा होता है, कब वो स्केप कर जाता है ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर, और उसका पाथ तब कैसा होता है जब तक वो चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है प्लैनेट के, तब उसका पाथ और ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।